लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ एक छोटा सा चीज था, तो उसको मैंने अलग से वीडियो बना दिया, लेकिन हमें उसकी मदद पड़ेगी प्रिज्म में। तो थोड़ा अब मैं प्रिज्म के बारे में पहले जान लेता हूँ, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो प्रिज्म में होते ही हैं, रिफ्रैक्शन जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ स्नेल्स लॉ यूज होता था, तो मैंने उसको पहले पढ़ा। अब आया बात प्रिज्म की, तो प्रिज्म में एंगल ऑफ इसके बारे में तो कुछ पता ही होगा। डेफिनेशन सर, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं 3D, नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन प्रिज्म का एक्चुअल शेप कैसे होता है? एक्चुअल शेप मान लो ऐसे होता है, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला लिया, ऊपर से ऊपर, इधर से इधर और इधर से इधर, ये हो गया हमारे। यहाँ से पूरा लाइन भी खींच सकते हैं, ये प्रिज्म हो गई। दो ट्रायंगल बनाया, ऊपर से ऊपर, इधर से इधर मिलाया, या नहीं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ, इतनी ही लेंथ यहाँ खींचो, इतनी ही लेंथ यहाँ खींचो, फिर इसको मिला दो, फिर इसके पैरेलल में यहाँ से खींच लो, फिर इसके पैरेलल में यहाँ से खींच लो, इसके पैरेलल यहाँ से, इसके पैरेलल यहाँ से, ऊपर से ऊपर मिला दो, ये भी एक प्रिज्म होगी। बात यह है कि रखने में डिफरेंस है, ये सीधा सीधा रखा हुआ है, ये थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है, ये एक्चुअली में प्रिज्म होते हैं। बट हम इसको यूज जब करते हैं तो हम लोग सिर्फ ट्रायंगल बना देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल किसी शेप में बना देते हैं, कहते हैं ये लो भाई प्रिज्म है मेरा। तो उस केसेस में प्रिज्म हम ऐसे बनाते हैं, ठीक, जो कि हमारा प्रिज्म ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। जब इसमें लाइट जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन कैसे होगी तो वो भी हमें जानना है, ठीक है भाई। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक, इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट हुई तो रिफ्रैक्शन होने वाली है, ग्लास मीडियम है, तो वहाँ पे नॉर्मल तो खींचनी ही पड़ेगी। जहाँ पे इंसिडेंट होते हैं उस पॉइंट को तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और वहाँ पे हम नॉर्मल खींचते हैं। तो भाई नॉर्मल तो ऐसे खींचनी पड़ेगी, सरफेस पे परपेंडिकुलर खींचना पड़ता है। लाइट को जाना चाहिए था सीधा, बट सीधा नहीं जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गई, रास्ते में बाधे आ गए। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 मान लेता हूँ, बाहर में मान लेता हूँ, ए यार इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ तो है, तो लाइट तो मुड़ेगी, लाइट थोड़ी मुड़ गई, ये लोहा इधर मुड़ गई, तो यहाँ पे कुछ तो एंगल बनेगी, R1 मान लेता हूँ, कुछ तो एंगल बनेगी, ये मान लिया R1। फिर यहाँ पे नॉर्मल खींचनी पड़ेगी, ये नॉर्मल खींचा, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगी ना। जब लाइट यहाँ पे आई तो थोड़ा सीधा नहीं जाके थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुका, क्योंकि रेडियल से डेंसर जा रहे हैं। फिर जब घूमते टहलते यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आएगा, ये सरफेस बोलता है अच्छा क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे, तो यहाँ पे भी वो झुक गया। तो जाना चाहिए था सीधा फिर से, बट ये सीधा नहीं जाके नॉर्मल से दूर जाएगा, क्योंकि इस बार तो डेंसर से रेयर जा रहे हैं, तो नॉर्मल से दूर चले गए, फाइनली रे निकल गए। ये I1 या R1, यहाँ पे R2 कह देता हूँ, और यहाँ पे I2 कह देता हूँ। ये I1 या I2 कह दिया, ये R1 या R2 कह दिया। अब बात ये है कि R1, R2, I1, I2 और एंगल ऑफ प्रिज्म में रिलेशन लेना है। रिलेशन थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म एक कहते हैं, ऊपर वाली जो एंगल होते हैं ना उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये दोनों सरफेस ऐसे होता है ना इस शेप में, तो इधर वाली सरफेस और उधर वाली सरफेस जिस पे जाती है जिसे निकलती है, उन दोनों को रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, ठीक है भाई। कुछ तो डेविएशन हुई, बट डेविएशन में भी रिलेशन लेना है, तो फाइनली तो इमर्जेंट रे हो गए ना, इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे कुछ तो एंगल बनाएगी यहाँ पे, ये वाली
डेल कहते हैं उसको, एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाली रे, ये जो जा रहे, ये वाली रे, ये जो फाइनली निकल रहे, इस दोनों के बीच कुछ तो एंगल बनेगी, उस एंगल को हमने डेल बराबर एंगल ऑफ डेविएशन कहा। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा नॉर्मली केस में हम इस डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, R1, R2, I1, I2 इन सब में रिलेशन की जरूरत पड़ती है आगे। जरा ले लेता हूँ, देखो तो ये वाली एंगल कितनी होगी, ये वाली जरा जूम करके देखो, ये वाली कितनी होगी। देखो तो ये अगर सीधा जाता, ये नॉर्मल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता ना। ये अगर सीधा जाता, ये ऐसे है, तो ये बीच वाली ये वाली एंगल I1 माइनस R1 होगी, ये वाली एंगल I1 माइनस R1 होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पूरा मिला के तो होगा I1, बट नीचे से है R1, तो ये वाली एंगल I1 माइनस R1 होगी। सिमिलरली ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे I2, तो ये कौन सी पूरा मिला के I2 होनी चाहिए था, बट ये वाली हो जाएगी I2 माइनस R2। तो इसको जगह ले लो, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे I2 माइनस R2, I2 माइनस R2 इस वाली एंगल को। तो जरा देखा जाए इस छोटे से ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में ये डेल तो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल इस वाले ट्रायंगल का, इसमें है कि नहीं, ये वाली ट्रायंगल। नेमिंग करोगे तो ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, डेल कितने होंगे, डेल ABCD कर लेना, ABC, तो डेल हो जाएगा ये वाली एंगल प्लस ये वाली एंगल, दो दूर के एंगल के बराबर होते हैं, बगल वाली को छोड़ के, तो डेल हो जाएगा ये वाली I1 माइनस R1 प्लस ये वाली इधर 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 इधर, ऐसे है ना, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये है हमारा I1 माइनस R1, ये वाली एंगल है हमारा I2 माइनस R2, ये वाली है डेल, ऐसा कुछ है। तो डेल बराबर दिस प्लस दिस होगा कि नहीं, वही मैं कर रहा हूँ, I2 माइनस R2, ठीक, डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये अलग से है, I1 प्लस I2, I वाले को एक जगह कर लिया और R1 प्लस R2 माइनस को कॉमन लिया। अब जरा ध्यान देते हैं, बात यह है कि हमें जब प्रिज्म के फॉर्मूले प्रूफ करने पड़ते हैं, तो वहां पे मिनिमम डेविएशन लेना पड़ता है, मिनिमम डेविएशन। अभी तुम्हें पता चल गया कि डेल ये होते हैं, डेल ये होते हैं, और एक फॉर्मूले होते हैं, एक और यहाँ से आएगा रिलेशन ज्योमेट्री लेंगे, तो R1 प्लस R2 बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, वो भी कर ही लेता हूँ। आओ तो फिर करते हैं। अब इन फिगर में और खिचड़ी करूं, अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो 90 माइनस R1 होगी, यानी यहां से यहां तक, ये बोल्ड वाली पूरा तो परपेंडिकुलर था ना, पूरा तो परपेंडिकुलर था, तो 90 माइनस R1 होगी। और फिर इधर भी ये वाली अगर बात करूं, ये वाली बोल्ड वाली, तो 90 माइनस R2 होगी कि नहीं, तो 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस एंगल A बराबर कितने, 180। तो वहां से R1 R2 और A का रिलेशन आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर इसके लिए बना देता हूँ, ये ऐसे, ये वाली A दिस A दिस, तो ये वाली एंगल है हमारे 90 माइनस R1, ये वाली हमारे 90 माइनस R2, इस लाइन के और इस लाइन के बीच 90 माइनस R1 के, ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है,
ये R1 R2 तो दे रखा है, उसको मैंने माइनस करा, तो 90 माइनस R1 90 माइनस R2, और ये तो एंगल ए, ये तो एंगल ए है, होगी कि नहीं? नाउ 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, एक और है ना भाई, प्लस ए बराबर 180 डिग्री। 90 90 180 180 कैंसिल आउट हो गया ना, 90 90 180, उधर भी 180 जीरो, उधर जाके माइनस कर देगा, तो ये R1 R2 उधर चले गए, ए इधर हो गए, R1 R2 उधर चले गए और ए इधर आ गए, तो R1 प्लस R2 मिलके क्या हो रहा है, ए हो रहा है। एक और चीज आ गई, ये दो चीजों की जरूरत हमारे में पड़ती है। R1 प्लस R2 को मैं क्या लिखूंगा, ए। अगर यहाँ पर हम R1 प्लस R2 को ए लिख दूं तो ए प्लस डेल I1 प्लस I2 होगी कि नहीं होगी? सो नोट करो, मैं थोड़ा रब करता हूँ। सो डेल बराबर I1 प्लस I2, माइनस था ना, माइनस R1 प्लस R2 था, तो माइनस R1 प्लस R2 के बदले तो ये लिखूंगा, अभी भी प्रूफ करा मैंने, तो A प्लस डेल बराबर I1 प्लस I2, ये हमारे काम के फॉर्मूले हैं। A इज एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन, ये दोनों एंगल के बराबर, I1 I2 के एडिशन के बराबर होगी। अब मैं बात करता हूँ मिनिमम डेविएशन की। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक तो बिल्कुल ज्योमेट्री था, मैथमेटिक्स जो हमने प्रूव करा। A प्लस डेल बराबर I1 प्लस I2। आगे देखते हैं, कहते हैं कि मिनिमम डेविएशन हो, यानी कम से कम डेविएशन हो, तो रे को सिमेट्रिकली जाना पड़ेगा, रे को सिमेट्रिकली जाना पड़ेगा। सिमेट्रिकली जाने का मतलब है कि भाई मान लो इधर से गया, इधर से गया, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, तो सिमेट्रिकली जाने का मतलब है कि अगर उसको फिर भी ट्रेस करवाओ ना, अगर यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दूँ तो ये रे फिर से प्लेन मिरर कैसे रखूंगा मैं, परपेंडिकुलरली रखूंगा, जिससे कि लाइट नॉर्मल उस प्लेन मिरर पे पड़े, नॉर्मल। तो फिर से ये रिट्रेस करके अगर यहीं पे आ जाए, फिर से वो लाइट रिट्रेस करके यहीं पे आ जाए, तो कहेंगे हाँ भाई लाइट सिमेट्रिकली जा रही है। तो उस केस में क्या होता है, ये तभी संभव होता है जब I1 I2 बराबर हो, I1 I2 बराबर हो, R1 R2 भी बराबर हो, क्योंकि I1 से जाएगी R1 होगी, ठीक है भाई, तो इधर भी उतनी से ही जाएगी, तब ना बराबर होगी, तब ना बराबर होगी। तो मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ और एक नई फिगर खींच लेता हूँ। देखो भाई, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, हो गए A B C, ऐसे गया, ये नॉर्मल कटेड हो गया, ये ला, ये नॉर्मल, ये गया। तो अगर लाइट को मैं फिर से ऐसे भेजूंगा ना, ऐसे भेजूं, ये I1, ये I2, ये R1, ये R2, अगर लाइट को ऐसे भेजूंगा तो जाना चाहिए था तब इस डायरेक्शन में जाना, अगर लाइट को मैं ऐसे फिर से भेजूंगा तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन इसमें जाना पड़ेगा, रिट्रेस करना है ना सिमेट्रिकली जाने के लिए, तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो भाई जितनी सी देंगे उतनी से इधर भी देंगे तब ना वैसे ही जाएगा, जितनी एंगल से इधर देंगे उतनी एंगल उधर भी देनी पड़ेगी। जरा इसको भी प्रूव करते हैं। चलो भाई A B C यहाँ पे P कर देता हूँ और यहाँ पे Q कर देता हूँ। अप्लाई स्नेल्स लॉ, कुछ करते हैं, कुछ जब तक करोगे नहीं ना मैथ में और
फिजिक्स में, तब तो कुछ नहीं होगा। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स कुछ से कुछ पढ़ते रहो। एट पी कहाँ पे कर रहा हूँ, एट पी। देखो तो मैं बाहर में एयर मान लेता हूँ, बाहर में एयर मान लेता हूँ, अंदर में तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, एन ग्लास है वो, तो बाहर में एयर है, तो बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, N1 sin I1, मैं फॉर्मूले लगा रहा हूँ, N1 को मैं एयर ले लूंगा तो 1 वैल्यू हो जाएगी उसकी, N1 sin I1 बराबर N2 sin R, यहाँ पे R है, R है, R1 तो उस तरीके से मैंने ले लिया, N1 sin I1 बराबर N2 sin R2 ऐसे होते हैं, तो R2 के बदले तो यहाँ पे R1 है, दैट वी यूज्ड R1, ठीक। N1 की वैल्यू 1 है sin I1, N2 के बदले तो N है और sin R1, तो यहाँ से मैं क्या निकालना चाहता था, तो sin I1 N sin R1, थोड़े दूसरे सरफेस पे भी निकाल के ही देखा जाए, इधर कर लो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट Q, डायरेक्टली एट Q, रे इधर से जा रही है, रे इधर से जा रही है, जिधर से जा रही है उसकी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई देखो n से जा रही है, n साइन उसकी एंगल ऑफ ये वाली, उसकी एंगल R2 किस में गई, एयर में, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 sin I2, दोनों को कंपेयर करा जाए, n sin I2 इसमें I1 है, n sin R1 इसमें, अगर इसमें n की बात करूं, इसमें n की बात करूं तो sin I sin I2 बाय sin R2, यहां से n मैं निकाल रहा हूं तो sin I2 बाय sin R2 आ रहा है, और यहां से निकाल रहा हूं तो sin I1 बाय sin R1 आ रहा है, बढ़िया। n इसी का sin I1 बाय R1 भी आ रहा है, और इसी का sin I2 बाय R2 भी आ रहा है, कुछ लॉजिक आ रही है, कुछ तो लॉजिक आ रही है। इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों के एलएचएस तो बराबर है, इसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो sin I1 बाई sin R1 बराबर sin I2 बाई sin R2, इसका मतलब है कि I1 जब ये दोनों बराबर, ये बराबर कभी हो सकते, लॉजिक, ये रेशियो इसके बराबर तभी हो सकता है जब ऊपर वाले के बराबर हो, नीचे वाले के बराबर हो, ऊपर वाले के बराबर तभी होगा जब दोनों एंगल बराबर हो, नीचे वाले के बराबर तब होगा जब दोनों एंगल वो भी बराबर हो। इसका मतलब है कि I1 बराबर I2 होनी चाहिए, R1 बराबर R2 होनी चाहिए, कब, मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में। सो इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, यहाँ पे और भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने तो इधर से किया है, अगर इधर से भी करूंगा सेम चीजों को लेते हुए तो भी वही आने वाली है। सो फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, I1 बराबर I2 एंड R1 बराबर R2, ये चीजें हम यूज करेंगे जब प्रूफ करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला को, ठीक है। तो बस याद रखो, मिनिमम डेविएशन के केस में जो रे जाते हैं उसको रिट्रेस करवाना है, रिट्रेस करवाने के लिए I1 I2 को बराबर रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जितने एंगल से इधर से आएगी उतने एंगल से उधर से आएगी, तब ना बातें बराबर पड़ेगी, वरना अगर ऐसा नहीं होगी तब तो गड़बड़ हो जाएगी।
और R1 बराबर R2 होनी चाहिए। तो अभी हम ये समझे कि मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और I1 था और I2 जो था ना उसको एंगल ऑफ इमरजेंस भी कहते हैं, कहीं कहीं पे ई पे भी लिख देते हैं, ई स्मॉल ई। और R1 R2 बराबर होते हैं, I1 I2 बराबर R1 R2 बराबर मिनिमम डेविएशन के केस में। और हमें जो पूछे जाते हैं, अब वो तो एक्सप्लेनेशन था कि मिनिमम डेविएशन कब होती है और उस टाइम में क्या होती है। फिर प्रिज्म के कुछ रिलेशंस के बारे में हमने जाने, एंगल्स के ज्योमेट्रिकल रिलेशन वो जाने। लेकिन क्वेश्चन जो आती है इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई वो अब लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे है कि रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ minimum deviation and refractive index of the prism। समझ आए? ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ये दोनों में। चलो ये प्रूफ कर लेते हैं, छोटी सी प्रूफ है। हमें जो करना था वो तो हमने कर रखा है, हमें जो करना था वो हम कर रखा है। तो ये रहा हमारे पास प्रिज्म, ठीक है। लाइट इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पे नॉर्मल खींचनी पड़ेगी, जाना चाहिए था सीधा, पर सीधा नहीं जाके ये आई हो गए I1, जाना गया इधर, फिर यहाँ पे नॉर्मल खींचनी पड़ेगी, फिर ये और बेंट होगी, जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा नहीं जाके बेंट होगी। तो ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। बहुत लिख चुके थे पहले ही। हाँ, इंसिडेंस रे, इमरजेंट रे, हाँ डेविएशन एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हो गया डेविएशन वाली एंगल। इसको थोड़ा पीछे कर लो, ये हो गया हमारा डेल। लेकिन मिनिमम करना है, मिनिमम, तो डेल को हम डेल एम लिखेंगे, डेल एम। डेल एम मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी ऐसा केस जहां पे ये रे कम से कम झुके। ऐसे जा रहा है, झुक गया इधर, ये कम से कम झुकाना है, कम से कम झुकाना है। तो क्या करेंगे, I1 I2 को बराबर रखेंगे, R1 R2 को बराबर रखेंगे, ये सब चीजें होगी इस केसेस में। तो भाई डेल एम और म्यू, इसकी कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन या म्यू कुछ तो होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। चलो भाई, हमें कुछ नहीं, हमें इस बार ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें जो कुछ भी करना था हमने कर लिया था। वी नो, ये चीज़ें अगर मैं जो अभी लिख रहा हूँ वो चीज़ें अगर जानना है तो पहले ही बता चुके हैं। तो वी नो ए प्लस डेल जो था वो था I1 प्लस I2, ए प्लस डेल I1 प्लस I2 था, बट डेल तो यहाँ पर डेल एम है, मिनिमम है, डेल का ही वैल्यू डेल एम हो गया, मिनिमम डेविएशन होगी, तो ए प्लस डेल एम I1 प्लस I2। बट हमें पता है कि भाई मिनिमम डेविएशन के केस में I1 I2 तो बराबर होते हैं, I1 I2 तो बराबर होते हैं, बट I1 बराबर I2 तो मान लेता हूँ I, एंड R1 भी होता है ना बराबर, R1 बराबर R2, इसको मान लेता हूँ R। ये दोनों हमने प्रूफ किया था, हमें पता है मिनिमम डेविएशन करना हो तो ये दोनों I1 I2 को बराबर रखनी पड़ेगी और I1 I2 को भी बराबर रखनी पड़ेगी। तो आइए अब हम, एक और रिलेशन था हमारे पास, R1 बराबर ए, R1 प्लस R2 ए था ना, R1 प्लस R2 ए था। सो इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। सो फ्रॉम 1 I1 I2 तो बराबर है, हमने कहा भाई ये रख ले, भाई I रख ले, तो 2I हो गया, ए प्लस डेल एम, 2I बराबर है
ए प्लस डेल एम, क्योंकि दोनों तो आई आई ही है तो 2 हो गया। तो आई क्या हो गया यहाँ से ए प्लस डेल एम बाई 2, यहाँ की ना चलो यहाँ से R1 R2 बराबर है 2R हो गया। R1 R2 को मैंने R नाम दे दिया सिंपल सी, तो 2R बराबर है तो R बराबर है बाई 2 एंड फ्रॉम सेकेंड एंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2R बराबर A तो R बराबर A बाई 2। अब यहाँ पे यानी तो वहां पे कहीं एक जगह पे स्नेल्स लॉ लगा दूंगा, ये लो खत्म। चलो भाई पी क्यू नाम कर देता हूँ, तब तो लिखूंगा कि मैं पी पे लगा रहा हूँ, रब कर दूं। तो सिंपल सी बात है, ये जो दो प्रूफ किया था हमने फॉर्मूला ए प्लस डेल एम आई वन प्लस आई टू और आर वन प्लस आर टू बराबर ए, ये दोनों लिखा, इन दोनों में R1 R2 को बराबर कर दिया, R1 R2 को बराबर कर दिया, वहां से I और R निकाल लिया, I और R निकाल लिया। नाउ एट यूजिंग स्नेल्स लॉ, ये लिखने पड़ेगा। नाउ यूज करो है यूजिंग घोंघा लॉ एट टी, किधर से आ रही है, चलो पहले फॉर्मेट लिख लेते हो। n1 sin i बराबर होता है n2 sin r, n1 भाई तो बाहर में एयर है, बाहर में एयर है तो कोई बात नहीं, एयर ले लो 1 एयर का 1, sin i तो है हमारे i1, n2 तो n है, n2 तो n है ग्लास वाली ना, और sin r तो है हमारे r2, तो यहाँ से n बराबर sin i1 बाय sin r1, i1 r1 i r सब तो बराबर है कि नहीं, तो n हो जाएगा sin i1 मतलब i, क्योंकि i1 i2 और i तीनों तो बराबर था तो हमने i रख दिया था, तो i1 के बदले क्या रखूंगा a प्लस डेल एम बाई 2, पीछे लिखा था मैंने i1 और i सेम है, तो sin a प्लस डेल एम बाई 2, ये साइन क्या आ गया यानी थीटा है, पूरा वो एंगल है, इस 2 को बाहर नहीं करना है, बाई साइन r1 के बदले यानी r बराबर था a बाई 2, इस 2 को कब भी नहीं काट सकते हो, क्योंकि वो जो कुछ भी है इस साइन का एंगल है और ये जो कुछ भी है इस साइन का एंगल, उसको कुछ हेराफेरी नहीं करना, यही हमारे प्रूफ करना था, खत्म। बस जो कुछ भी था पहले करना था, बाद में इसमें कुछ नहीं है। तो यही है हमारा मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन, मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन। एक और छोटी सी चीज यहाँ पे मैं ट्विस्ट कर दूं, नोट कर लो। थिन प्रिज्म की बात ले जाता हूँ, थिन प्रिज्म होगी मतलब पतली सी प्रिज्म, पतली सी, यानी कि ये एंगल क्या होगी बहुत कम, 2-4 डिग्री 10 डिग्री के अंदर ही बहुत कम एंगल हो ए वाली, तो उसको हम लोग थिन प्रिज्म कहते हैं। वैसे ही पतला प्रिज्म तो मतलब क्या, ये एंगल बहुत कम। तो जब थिन प्रिज्म की बात करूंगा, थिन प्रिज्म की बात करूंगा तो वहां पे क्या होगी, ये चीजें यहाँ पे खत्म है। अगर थिन प्रिज्म की बात करेगा कहीं पे तो हम लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इन नहीं, इसके बाद नहीं करना। मैं थोड़ा सा स्पेशल केस में आगे न्यूमेरिकल के सेंस में बता देता हूँ फॉर थिन प्रिज्म, यानी कि थिन प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल होगी, ए इज वेरी स्मॉल, एंगल ए बराबर वेरी स्मॉल, और बहुत छोटा एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, टेन थीटा को भी थीटा के बराबर लिखते हैं, है कि नहीं, बहुत छोटा एंगल। तो जब ये एंगल छोटा होगा तो भाई छोटा बाई 2 और छोटा, तो इसको हम सीधा सीधा थीटा लिख देंगे, चलिए जो कुछ भी इसके आगे रहेगी। ये तो मिनिमम था ही, डेल एम तो मिनिमम था ही, और ये और छोटा कर दिया, छोटा में छोटा ऐड होगा तो छोटा बाई 2, सब छोटा ही,
तो ये भी बहुत स्मॉल है, ये भी बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल चीजें हैं। तो उस केस में साइन थीटा बराबर थीटा करेंगे। ए वेरी स्मॉल, डेल एम तो स्मॉल था ही, डेल एम तो स्मॉल था ही, वो भी स्मॉल था, बट वी नो साइन थीटा करीब करीब इक्वल टू थीटा, और स्मॉल एंगल होता है कि नहीं होता है। तो भाई ये भी छोटा, डेल एम भी छोटा, तो उधर वाले जो फॉर्मूले थे, सो एन बराबर एक और चीज पहले भी, सो साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 करीब करीब इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2। साइन हट जाएगी, साइन थीटा करीब करीब थीटा के बराबर हो जाती है जब एंगल कम हो, और यहाँ पे हमारे पास एंगल कम है क्योंकि एंगल ए भी कम है और डेल एम भी कम है, एंगल ए भी कम है और डेल एम भी कम है, ये भी कम, ये भी कम, कम बाई 2 कम, सब कम है, सब कम है, तो इसको मेरे थीटा लिख सकते हैं। एंड नीचे भी तो था ना साइन ए बाई 2, ए भी तो कम ही है, ए बाई 2 ये भी क्या होगी करीब करीब थीटा के बराबर, डायरेक्ट थीटा के बराबर कर देंगे। अगेन एन बराबर क्या था, इसके बदले में लिख दूंगा एन बराबर ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई ए बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैंने वो गायब कर दिया, साइन को गायब कर दिया क्योंकि ये बराबर ये हो जाएगी, ये बराबर ये दिस मींस करीब करीब बराबर, करीब करीब बराबर, तो मैंने वो करीब करीब बराबर कर दिया। तो एन ए बाई 2 प्लस डेल एम बाई 2, छोड़ो ना, सब 2 गायब हो गया, ये ऐसे था, मैंने थोड़ा स्टाइल मान लिया, गड़बड़ हो गया। ए प्लस डेल एम बाई 2, नीचे से 2 गायब हो गए, नीचे से 2 गायब हो गया, तो डेल एम क्या हो जाएगा, डेल एम हो जाएगा यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए, ये हो गया थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये होगा ना एन माइनस ए कॉमन, तो मिनिमम डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम है, 10 डिग्री के अंदर ही होगी, तो ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। तो हमने प्रिज्म की ये पूरी कहानी देखा, तो आज यहीं तक हम जानेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज़्यादा बेटर होते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है, ओके, थैंक्स।